बाजुओं में नशे के इंजेक्शन लगाते देखा। मेरी रूह लरज उठी कि मुमलिकत ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतना सफाक मजाक। मैं सोचती रह गई, जरा गौर कीजिएगा, बरूने दर न कोई रोशनी न सारा था, तभी पता ना मुझे अंदरूने खाना लगा। इस ऐसे जुल्म में मैं भी शरीक हूँ जैसे मेरा सुकूत मुझे सख्त मुजरिमाना लगा। और जनाब सदर, आज इसी सुकूत और सुमूद को तोड़ते हुए मैं बताऊंगी कि मनशियात कैसे इस बला को हैं हमारे माशरे पर इसने कैसे भयानक असरात छोड़े, और फिर हमने हालात की संगीनी का अंदाजा करते हुए इंसदादे मनशियात के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर क्या क्या कोशिशें और इक़दाम हैं। लफ्ज़ मनशियात वो कुमार बेहोशी पैदा करने वाली अज़ियात जो खोज से मदहोश कर दें, यानी इंसान हलाल हराम का फर्क खुला है। चाहे नशे को उसका शौक कहें या जरूरत समझें, तमा और लालच की ज्यादती कहें या जल्द से जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश, हर सूरत में मनशियात का इंसान बेशऊर, बेअक्ल, बेहिस और बेरहम होता है। आज ड्रग माफिया की मेहरबानी से पूरे मुल्क में मनशियात इस तेजी से फैली है कि 45 लाख अफराद सिर्फ हीरोइन के नशे के आदी हैं। 12-13 साल के बच्चे जिनके हाथों में कलम सिला होनी चाहिए, जब चादरों में मुंह डाले, फुटपाथ पर पाउडर नलियां और पन्नियां बिछाए नशे में बेसुध पड़े नजर आते हैं, तो खुद अपना मुस्तकबिल किस कदर हौलनाक नजर आता है। कूड़े के ढेरों पर नशे में धुत पड़े नौजवान जो बज़ाहिर वालिदैन की उम्मीदों का मरकज, लेकिन जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, होश में आते हैं तो अपनी हालत साथ पर तिलक कर रोते हैं, और बेहोश हो तो नहीं जानते कि खुद उनकी अपनी बात कितनों के लिए दुख का बारिश बनी हुई है। मासूम बहनों की वो सफाक भाई जो नशे में अपनी ही बहनों के हाथों से चूड़ियां छीन ले जाते हैं। वो जालिम बेटे जिन्हें बाप का सहारा बनना होता है, लेकिन ऐन बुढ़ापे में उसे इस तरह बेसहारा कर जाते हैं कि वो करीब करीब उनकी लाश तलाश करता फिरता है। पाकिस्तान के वो बेटे जो यूं तो मुस्तकबिल का मेवार तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन आज अपनी रगों में मनशियात का तहत दौड़ाकर मुस्तकबिल से बेगहरा अलग रास्ते पर निकल चले हैं। वो भी किस लिए? महज लज्जत, नशे या फरार के लिए। तो गालिब ने क्या खूब कहा है, मैं से बस निशात है किस रूह से आपको, एक गुनाह बेखुदी मुझे जिंदा चाहिए। जब भी बुराइयां जन्म लेती हैं तो उनका सतीबाग करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। जहां ड्रग माफिया ने सर उठाया है तो इस सर को कुचलने वाले भी सरगर्मियां हो गए हैं। सरकारी सतह पर बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों के भरपूर ताउन का अज़्म कर रखा है। सूबा सरहद के कबायली इलाकों में पोस्ट की फसलें और हीरोइन तैयार करने वाली दर्जनों तजुर्बानी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी मलिया मेज कर दी गई है। यूसुफ रमज़ी और बासठ स्मगलरों पर पहली बार हाथ डाला गया। नतीजतन 1 मार्च को अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी ड्रग फहरिस्त से 1 साल के लिए खारिज कर दिया है। सरकारी तौर पर बहुत शानदार कामयाबी, लेकिन हम सब पर तोहरी कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी कि हमारा नाम दोबारा इस लिस्ट पर ना जाए। जनाब वाला, 1 जनवरी 1995 को वज़ीर दाखिला के एक ऐलान के मुताबिक एक कानून के तहत मुल्क में मनशियात पर काबू पाने के लिए 1 किलो से ज़ायद हेरोइन रखने वाले को सजाए मौत दी। हुकूमत का बहुत अच्छा ऐलान, लेकिन जिसे आज तक ऐप की शक्ल नहीं दी जा सकी। जनाब वाला, कोई इंसान तो इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, हाँ सिवाय उन जिम्मेदार शख्सियतों के जो असेंबलियों में बैठकर ड्रग माफिया के वसाइल की भीख मांगते हैं। जनाब वाला, अब हम आते हैं हुकूमती इदारों की तरफ। पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड PNCB और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, और इन दोनों को यकजा करके एक नई फोर्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANS तश्कील की गई है। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जनाब वाला तो अपनी कमाई का 41% हिस्सा, जनाब सदर 41% हिस्सा अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, बातिल के खिलाफ जिहाद हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है, और जब तक सब में दम है मनशियात के खिलाफ जिहाद जारी रखना चाहिए। अब जनाब वाला, जब हम गैर सरकारी कोशिशों और इक़दामात की बात करते हैं तो दरअसल ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी हुब्बुल वतनी, इंसान दोस्ती का मका, फरोग़ अज़ी का निशा, अज़्म व शौक़ का जहां और अमन का नक्शे चाहता। सद अफसोस हमारे मुल्क में गैर सरकारी सतह पर काबिज़ें और इक़दामात आटे में नमक के बराबर है। पूरे मुल्क में कुल 7 समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें कानून,
पाकिस्तान सोशल सर्विसेज और इब्तिदा कराची से, राबता सियालकोट से, नई जिंदगी लाहौर, नया जन्म रावलपिंडी और फाइलों क्वेटा जनाबे वाला। और ये लगा के देखा, मेरी रूह लरज़ उठी कि मुमलिकते ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतना शफ़ाफ मज़ाक। मैं सोचती रह गई, जरा गौर कीजिएगा, बरूने दर न कोई रोशनी न तारा था, तभी पता न मुझे अंदरूने खाना लगा। इस ऐसे जुल्म में मैं भी शरीक हूँ जैसे मेरा सुकून मुझे सख्त मुजरिमाना लगा। और जनाबे सदर, आज इसी सुकूत और जुमूद को तोड़ते हुए मैं बताऊंगी कि मनशियात कैसे इस बला में हमारे माशरे पर इसने कैसे भयानक असरात छोड़े और फिर हमने हालात की संगीनी का अंदाजा करते हुए इंसदादे मनशियात के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर क्या क्या कोशिशें और इक़दाम हैं। लफ्ज़ मनशियात वो कुमार बेहोशी पैदा करने वाली अद्वियात जो खोज से मदहोश कर दें, यानी इंसान हलाल हराम का फर्क खुला है। चाहे नशे को उसका शौक कहें या जरूरत समझें, तमा और लालच की ज्यादती कहें या जल्द से जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश, हर सूरत में मनशियात का इंसान बेशऊर, बेअक्ल, बेहिस और बेरहम होता है। आज ड्रग माफिया की मेहरबानी से पूरे मुल्क में मनशियात इस तेजी से फैली है कि 45 लाख अफराद सिर्फ हीरोइन के नशे के आदी हैं। 12-13 साल के बच्चे जिनके हाथों में कलम सिला होनी चाहिए, जब चादरों में मुंह डाले, फुटपाथ पर पाउडर, नलियां और पन्नियां बिछाए नशे में बेसुध पड़े नजर आते हैं, तो खुद अपना मुस्तकबिल किस कदर हौलनाक नजर आता है। कूड़े के ढेरों पर नशे में धुत पड़े नौजवान जो बज़ाहिर वालिदैन की उम्मीदों का मरकज, लेकिन जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, होश में आते हैं तो अपनी हालत साल पर तिलक कर रोते हैं और बेहोश हो तो नहीं जानते कि खुद उनकी अपनी बात कितनों के लिए दुख का बारिश बनी हुई है। मासूम बहनों की वो शफ़ाफ भाई जो नशे में अपनी ही बहनों के हाथों से चूड़ियां छीन ले जाते हैं, वो जालिम बेटे जिन्हें बाप का सहारा बनना होता है, लेकिन ऐन बुढ़ापे में उसे इस तरह बेसहारा कर जाते हैं कि वो करीब करीब उनकी लाश तलाश करता फिरता है। पाकिस्तान के वो बेटे जो यूं तो मुस्तकबिल का मेवार तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन आज अपनी रगों में मनशियात का जहर दौड़ाकर मुस्तकबिल से बेगहरा अलग रास्ते पर निकल चले हैं। वो भी किस लिए? महज लज्जत, नशे या फरार के लिए। तो गालिब ने क्या खूब कहा है, मैं से बस निशात है किस रूप से आपको, एक गुनाह के खुदी मुझे जिंदा चाहिए। जब भी बुराइयां जन्म लेती हैं तो उनका सतीबाग करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। जहां ड्रग माफिया ने सर उठाया है तो इस सर को कुचलने वाले भी सरगर्मियां हो गए हैं। सरकारी सतह पर बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों के भरपूर ताउन का अज़्म कर रखा है। सूबा सरहद के कबायली इलाकों में पोस्ट की फसलें और हीरोइन तैयार करने वाली दर्जनों तजुर्बानी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी मलिया मेज कर दी गई हैं। यूसुफ रमज़ी और बासठ स्मगलरों पर पहली बार हाथ डाला गया। नतीजतन 1 मार्च को अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी ड्रग फहरिस्त से 1 साल के लिए खारिज कर दिया है। सरकारी तौर पर ये बहुत शानदार कामयाबी, लेकिन हम सब पर तोहरी कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी कि हमारा नाम दोबारा इस लिस्ट पर ना जाए। जनाबे वाला, 1 जनवरी 1995 को वज़ीर दाखिला के एक ऐलान के मुताबिक एक कानून के तहत मुल्क में मनशियात पर काबू पाने के लिए 1 किलो से ज़ायद हीरोइन रखने वाले को सजाए मौत दी। हुकूमत का बहुत अच्छा ऐलान, लेकिन जिसे आज तक एक्ट की शक्ल नहीं दी जा सकी। जनाबे वाला, कोई इंसान तो इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, हाँ सिवाय उन जिम्मेदार शख्सियतों के जो असेंबलियों में बैठ कर ड्रग माफिया से वसाइल की भीख मांगते हैं। जनाबे वाला, अब हम आते हैं हुकूमती इदारों की तरफ। पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड PNCB और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और इन दोनों को यकजा करके एक नई फोर्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF तश्कील की गई है। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जनाबे वाला टेलीविजन नहीं है ताकि उनके आसाम दुखद और सहन सरहदी वकार मनशियात के फैलाने में सिर्फ इंतहाई खुदगर्ज और मफाद परस्त जो अहम किरदार अदा करते हैं। ये लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपने कार्यों के जरिए मुख्तलिफ शक्लों में मनशियात लोगों में पहुंचाते हैं। और चूंकि नौजवानों में तजस्सुस का मादा बहुत ज्यादा होता है, वो हर चीज देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और चखना चाहते हैं। इसी तजस्सुस के तहत उसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये खुशफहमी होती है कि जब चाहे इसे छोड़ दें, लेकिन हकीकत में सब कुछ ऐसा नहीं है। नशा करने वाला जब तक इसके करीब नहीं जाता वो आजाद है, बाइख्तियार है, अपनी कुव्वत इरादी का आका और
دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ جسم کا ایک ایک پہیا زخمی پرندے کی طرح کام کرے اور تکلیف اس کی قوت برداشت سے باہر ہوتی ہے. اور جب ایسے بے شمار نوجوان معاشرے میں ٹھہر جاتے ہیں تو منشیات کی تجارت کرنے والے قوم کی رگوں میں اندھیرے اور تاریخی اتار کے اپنی روشنیاں کرتے ہیں. ان کے لہو میں ان کی لاکھوں پر اپنے محل تیار کرتے ہیں، اپنے باغ سجاتے ہیں، اپنی جائیداد بناتے ہیں اور ان میں کچھ اس طرح سے انتخابات لڑتے ہیں اور قوم کے عظیم قائد کر کے ہم پر مسلط کرتے ہیں. صدر کمال منشیات کی تجارت انفرادی پیمانے پر بھی ہوتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی. یہ بڑا کینڈل ہے. سن 1980 میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد چند سو سے چند سو. سن 1993 میں منشیات کے عادی افراد 30 لاکھ اور سن 1994 میں منشیات کے افراد کی تعداد 30 لاکھ سے 40 لاکھ تک ہو گئی. اور اب جبکہ سن 1995 نے اپنا اعلیٰ سفر طے کیا ہے، منشیات کے عادی افراد کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے، جس میں سے 80% ہیروئن استعمال کرتے ہیں، باقی 30% دوسری منشیات کے عادی ہیں. ان میں سے 72% کی عمر 18 سے 22 سال تک ہے. یعنی ڈرگ مافیا کا مین ٹارگیٹ بنیادی ہدف قوم کے نوجوان ہیں، یعنی قوم کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل. پرسنٹیج کے اعتبار سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں منشیات کا استعمال خوفناک حد تک خطرات کی حد کو چھو رہا ہے اور منشیات کے عادی مریضوں کی تعداد میں 30% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. حکومت نے اپنی FIA، پولیس، کوسٹ گارڈ، ایڈیٹرز وغیرہ شامل ہیں، ان سب کی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں منشیات کی کاشت تقریباً 800 ٹن سالانہ سے گھٹ کر صرف 8 ٹن رہ گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ ان سب 8 سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی باہمی کوششوں کے باوجود منشیات کے عادی افراد کی تعداد کم ہونے کے بجائے دگنی سے بھی بڑھ رہی ہے. یعنی یہ گھناؤنا کاروبار مستقل ترقی کر رہا ہے. سرگرامی آخری میں سب سے اہم مدعے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم ہر سطح پر اپنی بے پناہ کوششوں کے باوجود وہ نتائج حاصل کیوں نہیں کر پا رہے جو ہمیں ڈرگ مافیا جیسی قوت کے خلاف مکمل سزا دلاتی ہے. اس کی سب سے بڑی اہم اور بنیادی وجہ ہماری معاشی کمزوری ہے. اس معاشی کمزوری کی وجہ سے ایک عام شخص اپنی تمام تر اخلاقی، سماجی اور انسانی قدروں پر ایمان رکھنے کے باوجود سونے چاندی کی جنگار کو نظر انداز نہیں کر سکتا. آسان لفظوں میں یہ کہ ایک عام شخص بآسانی خریدا جا سکتا ہے اور جو مختلف تنظیموں میں، حکومت میں اور فلاحی اداروں کے باہمی روابط کے باوجود اگر چند ساری جڑیں موجود ہیں تو قانون کی گرفت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. اگر ہمیں اس خوفناک عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں قانون کی گرفت کو سخت بنانا ہوگا. سزاؤں کی عمل درآمد پر کسی بھی سمجھوتے سے انکار کرنا پڑے گا. مجرموں کے لیے کوئی سفارش، کوئی فراغت داری، کوئی چمک قابل قبول نہیں ہوگی. سود کیوں چاہیے؟ آئیے میں آپ کو موقع کے 3 یہ کرتی ہوں جہاں مجرموں، جہاں نشہ بنانے والوں کے ساتھ ساتھ پینے والوں کو بھی سزائیں دی گئی. اور آج پورے چین میں کوئی منشیات کا عادی نہیں اور اس کا شمار عالمی طاقتوں میں ہوتا ہے. ہمیں اس عذاب سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے ایک مؤثر قانون موجود ہے اور وہ ہے قرآن حکیم، اللہ کی کتاب. ہمارے لیے سعودی عرب کا نام پیش کرنا چاہوں گی کہ جہاں منشیات کیوں نہ پھیل سکے، اس لیے کہ معاملات میں وہاں کے قانون میں کوئی لچک نہیں. اگر ہمیں اس عذاب سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اگر احکام خداوندی کو منظور خاطر رکھتے ہوئے کوششیں کی جائے تو یقیناً برابر ہو. من عمل بالقرآن فقط نجا، جس نے قرآن سے عمل کیا اس نے فلاح پائی.